बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 और 10 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबल करेंसीज जिनके बारे में हम पढ़ कर आए हैं पीछे इसी चैप्टर में, कि करेंसीज जो है वो किस तरह की हैं। फिर उसमें हमने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को देखा, और जिसने जो है ना बुलियनिज़म को या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को रिप्लेस किया। फिर इसको फ्री फ्लोटिंग सिस्टम ने आकर रिप्लेस किया। इनके बारे में हम पढ़ कर आए हैं कि हम बुलियंस यानी कि दरम और दीनार, सोने और चांदी या गोल्ड और सिल्वर की करेंसी से हम पेपर मनी की तरफ किस तरह आए। और फिर आज मुख्तलिफ़ करेंसीज़ डाइवर्सिफाइड करेंसीज़ हैं, क्योंकि स्टेट की ये एक हॉलमार्क होता है उसकी सोवरेनिटी का, कि जब स्टेट सोवरेन होती है तो वो अपनी करेंसी बनाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ करेंसीज़ की वैल्यू इंटरनेशनली कम है और कुछ की ज़्यादा है, तो एक मेजरमेंट एक जो है ना स्टैंडर्ड सिस्टम कायम किया गया है जिसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। उस एक्सचेंज रेट की वजह से ही करेंसी जो है ना वो राइज़ होती है, फॉल होती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एप्रिशिएट होती है और डेप्रिशिएट होती है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब करेंसी की कोई वैल्यू बढ़ रही हो, जैसे पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू गिर रही है तो इसको कहेंगे डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट द डॉलर। उसके मुकाबले में कोई ना कोई और करेंसी होगी जिससे हम कंपेयर करेंगे कि हमारी करेंसी इस करेंसी के मुकाबले में क्या हो रही है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आज हम ये करेंगे इसको कवर। और इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले उसमें सप्लाई है, और उसके बाद हम डिमांड को देखेंगे, और उसके बाद करेंसी की स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी की बात करेंगे, उसकी वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की, लो वैल्यू या ओवर वैल्यू की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव गुड्स की जो एक्सचेंज से रिलेटेड है एक थ्योरी, उसको देखेंगे, जिसमें दो हेजमनी और स्मॉल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो है ना सप्लाई। बेसिकली सप्लाई क्या है? जैसे कि हमने ये कहा कि भाई हर स्टेट सोवरेन होती है। जब वो सोवरेन होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हर चीज़ अपनी वो बनाती है, मिलिट्री वगैरह, और उसमें एक चीज़ वो कि जिससे बाइंग और सेलिंग, जिससे ट्रेड करती है, वो करेंसी भी वो अपनी खुद बनाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेट जो करेंसी बनाती है तो वो कितनी करेंसी बनाती है, और ऐसा क्यों नहीं करती कि स्टेट जो है ना ज़्यादा करेंसी जो है ना वो बनाए, अपने लिए प्रिंट जो है ना ज़्यादा करेंसी को ज़्यादा प्रिंट कर लें, कि भाई ये जो डीवैल्यूएशन हो गई है अगेंस्ट द डॉलर उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि करेंसी की वैल्यू होती है गुड्स के अगेंस्ट में, करेंसी की वैल्यू होती है करेंसी के अगेंस्ट में। जैसे डॉलर ले लिए तो रुपी दे दी, फिर डॉलर दे दिए तो रुपी ले ली, और इसी तरह जो है ना हमने पैसे दे दिए रुपी तो हमने कोई ना कोई गुड ले लिया, उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से उसके लिए। तो सप्लाई जो होता है इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ मनी अ गवर्नमेंट प्रिंट्स। सप्लाई कितनी होनी चाहिए? जितनी गवर्नमेंट मनी पे प्रिंट करती है, उस लिहाज से प्रिंटिंग मनी इज़ अ क्विक वे टू जनरेट रेवेन्यू। अगर स्टेट अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है तो उसके लिए ये बहुत ही तेज़ तरीका है कि वो जल्दी से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है बाय प्रिंटिंग मनी को प्रिंट करके। बट मोर मनी डेट इज़ प्रिंटेड द लोअर इज़ प्राइस। लेकिन मसला ये आ जाता है कि जब कोई गवर्नमेंट प्रिंट पैसा ज़्यादा करती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे कि इकॉनमिक में एक उसूल चल रहा होता है कि भाई जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो स्टैंडर्ड है ये किसके लिहाज से कि कितना प्रिंट करें, वो अवेलेबल मार्केट में गुड्स पड़े हुए हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पर हम इस पूरे कैंपस में बैठे हुए हैं, तो इस कैंपस में हमारे पास सिर्फ एक ही पेन है, लेकिन ख़रीदने वाले 200 लोग हैं। अब जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट हो गया, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है कि भाई मैं इसके 5000 भी दे सकता हूँ, कोई कहे मैं 10 देता हूँ, कोई कहे मैं 20 देता हूँ। पैसों की कमी
तो पैसों की कमी थोड़ा ही है, बंदा पैसे ज़्यादा दे सकता है। तो इसलिए अवेलेबल गुड्स को देखकर ही करेंसी को प्रिंट किया जाता है। डोमेस्टिकली प्रिंटिंग टू मच मनी क्रिएट्स इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ गुड्स इन द इकॉनमी अनचेंज। जो जितनी मार्केट में गुड्स पड़े रहते हैं वो अनचेंज होते हैं, और गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करती है उसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कितनी वो इंपोर्ट कर सकती है। वो डॉलर को देखकर, फॉरेन रिजर्व्स को देखकर इंपोर्ट करती है। ऐसे नहीं कि बस इंपोर्ट करते जाओ। इंपोर्ट भी करेगी तो उसके बदले में अगेंस्ट में उसके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होते हैं। तो ज़्यादा मनी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बायर्स बहुत हो जाते हैं और गुड्स कम हो जाते हैं। जब गुड्स कम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बायर्स कोई जो चीज़ कंज्यूम करेंगे उनको गुड्स कहते हैं, और गुड्स की कमी का होना भी इन्फ्लेशन में आ जाता है। सिर्फ पैसों की कमी थोड़ी होती है, गुड्स की भी तो कमी होती है ना। जैसे खाने पीने की, राशन की कमी होगी, भाई इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है ना। तो बट मोर मनी इज़ सर्कुलेटिंग टू बाय देम, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत होता है और बायर्स जाहिर सी बात उनके पास पैसा बहुत होता है तो वो इजीली ये कर सकते हैं। तो ये हो गया सप्लाई। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड जो है ये बेसिकली इकोनॉमिक हेल्थ पर डिपेंड करता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि किसी भी करेंसी की अगर कोई डिमांड है तो उसके पीछे क्या वजह है कि उस करेंसी की डिमांड है। जैसे अमेरिका की डॉलर की डिमांड है तो इसका मतलब है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक है जो वो स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक हेल्थ उनकी अच्छी है, माशी लिहाज से दे आर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़। और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वहाँ पर उस तरह के हालात नहीं होते जिस तरह के हमारे एशियन कंट्रीज़ फेस कर रहे होते हैं, टेररिज्म वगैरह, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अंदरूनी जो है ना बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो डिमांड फॉर अ करेंसी डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स इकोनॉमिक हेल्थ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें डिमांड में, एक इकोनॉमिक हेल्थ और दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। People do not own the currency of an unstable currency because political instability leads to the breakdown of economic efficiency and the trust in the currency। तो अगर इनस्टेबिलिटी होती है करेंसी में, कंट्री में, तो कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स का होता है वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर स्पेकुलेशंस जो है ना, जो भी जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करता है किसी भी करेंसी में तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा चलेगा। तो जाहिर सी बात है अब एक लो वैल्यू वाली करेंसी लेके रखने में एक ये फ़ायदा है कि कल को इसकी एप्रिसिएशन होगी, जाहिर सी बात है एप्रिसिएशन होगी, वैल्यू बढ़ेगी। मैंने लिया 10 रुपये हैं, मैंने लिए 10 रुपये हैं, लेकिन उसकी मार्केट की वैल्यू बढ़ गई। तो अब जैसे कि हम नॉर्मली डॉलर करते हैं कि भाई डॉलर ये अभी तो 280 के करीब है, तो हो सकता है कि ये 500 तक पहुंच जाए। तो लोग क्या करते हैं, डॉलर के रिजर्व लेके रख लेते हैं, अपने अकाउंट्स में सेव कर देते हैं। इवन बैंक्स भी ये करती हैं। जब इसाक डार आए तो उन्होंने बैंक्स कुछ 7-8 बैंक्स थी, उन पर उन्होंने पाबंदी लगाई और उन पर कि इन्होंने जानबूझकर डॉलर को होल्ड करके रखा हुआ है और मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू मार्केट में होती है, बैंक्स में वैल्यू नहीं होती उसकी। वो तो रिज़र्व पड़ा हुआ ना, उसके कॉम्पिटिटर है ही नहीं बैंक्स में। तो मार्केट में जब वो सर्कुलेट करेगा तो उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन तब डिटरमाइन की जाएगी। तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। आपके यहाँ कोई कंपनी अपनी कंपनी क्यों लगाए, जबकि आपके यहाँ टेररिज्म है, आपके यहाँ किडनैपिंग है, जी अनस्टेबल कंट्री, जाहिर सी बात है। आपके यहाँ रैंसम है। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरी बहन के ससुर हैं, छोटी बहन के, वो जो है ना दुबई में काम करते हैं। तो वो एक मरतबा गए, एक बहुत बड़ा बंगला था, वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा बंगला था। तो जब मैं वहाँ पर, वो इलेक्ट्रीशियन है, तो हमें कंपनी ने भेजा कि वहाँ पर जाएं और उधर कोई काम है, आप फिटिंग का काम करें। तो हम वहाँ पे गए तो उसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि तुम पाकिस्तानी हो। मैंने कहा हाँ मैं पाकिस्तानी। उसने कहा मैं भी पाकिस्तान में कराची में कराची का हूँ।
तो उसने कहा इतना बड़ा बंगला आपने बनाया हुआ है, ये इधर रहते हैं आप? कहते नहीं, इधर तो मैं नहीं रहता, ये तो मैं अपनी फैमिली के लिए बनवा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी फैक्ट्रियाँ हैं शुगर की, वो भी अफ्रीका में, ये पाकिस्तान में भी नहीं, अफ्रीका में उसकी शुगर की फैक्ट्रियाँ है। तो पाकिस्तान में इस वजह से नहीं रहते कि वहाँ पर फ़ोनें आती हैं, ब्लैकमेल करते हैं, भाई इतने पैसे दो। अब ज़ाहिर सी बात है, बंदा प्रॉफिट जो कमाता है वो फिर रैंसम में चला जाए तो फ़ायदा क्या। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके पास इनस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। अगर स्टेबिलिटी हो तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर, डॉलर्स ही डॉलर्स। तो आप क्या कंपनीज आएंगी, यही चीज़ें जो आप दूसरे मुल्कों में बननी है। एप्पल अगर यहाँ से बनना शुरू हो जाए तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। लैपटॉप्स यहाँ से बनना शुरू हो जाए तो बहुत सस्ते सारी चीज़ें, ये तो कारें बनती उनका सारी चीज़ें बाहर बनती है, यहाँ पर असेंबल होती है। बस इनको सामानों को लेकर उसके स्पेयर पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है, बस पाक सुजू के नाम से चल रही है। लेकिन यही इंडस्ट्री अगर यहाँ पर लगे, पाकिस्तान अपनी कारें खुद बनाए, तो जाहिर सी बात है वो सस्ती हुई। तो ये होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बूस्ट, ये इनस्टेबिलिटी नहीं स्टेबिलिटी है, ठीक है, इसको थोड़ी करेक्शन कर लेना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बूस्ट करेंसीज वैल्यू। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो करेंसी की वैल्यू बूस्ट होगी। ज़ाहिर सी बात है आपके पास इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, जब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आएंगे तो वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे, आपके रिजर्व्स में डॉलर बहुत ज़्यादा आएगा। तो जब डॉलर आएगा, जब डॉलर ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, डॉलर गिरेगा कैसे, वाटर डाउन कैसे होगा। नेक्स्ट है करेंसी की स्टेबिलिटी। तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है इसमें इनस्टेबिलिटी होती है। वहाँ पर हमने पीछे जो पढ़ा, वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि कंट्री में इनस्टेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर हम मार्केट में इनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये जो एक्सचेंज रेट है इसमें इनस्टेबिलिटी होती है। तो करेंसी स्टेबिलिटी इज़ हार्ड टू अचीव, बहुत ही मुश्किल होता है कि इस स्टेबिलिटी को अचीव किया जाए। जैसे कि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ा था। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या था कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई $35 पर औंस हमने गोल्ड के देने हैं, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन अभी ये जो फ्री फ्लोटिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें मार्केट को छोड़ दिया जाता है, मार्केट खुद को रेगुलेट करती है, उस पर कोई कंट्री अपनी मर्ज़ी से उसको कंट्रोल नहीं करता। इंटरनली कुछ कंट्रीज़ अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल भी करते हैं, जानबूझकर अपनी वैल्यू करेंसी की गिराते भी हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है उनके। तो 2010 से 2015 के दरमियान में डॉलर की वैल्यू गिरी तकरीबन 19 जापानीज़ येन से 80 से भी नीचे तक चली गई, फिर एकदम से फिर वो 120 तक पहुंच गई। ये जो मार्केट में आप ये जो ग्राफ होता है जो शो कर रहा होता है उसकी अप्स एंड डाउन्स जो है ना, बियरिश और बुलिश बिहेवियर, इसके मार्केट के जो दो बिहेवियर हैं बुलिश और बियरिश बिहेवियर, ये दोनों शो कर रहा होता है। बियरिश का मतलब होता है कि जब मार्केट बहुत लो जा रही हो, डेप्रिसिएशन में जा रही हो है, हाँ। तो और इसी तरह बुलिश जब वो अप्रिशिएट हो रही हो, जब मार्केट जो है ना अपनी पीक तक पहुँचती जा रही हो, तो एक स्टेज पर आकर फिर वो कोलैप्स करना शुरू हो जाती है, फिर ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना इस तरह मार्केट जो है ना, क्योंकि ये मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, मार्केट इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो मार्केट परफेक्शन है, जब मार्केट परफेक्शन है तो जाहिर सी बात है अब मार्केट अपने लिहाज से ख़ुद को परफेक्ट भी करती है। अब कभी डॉलर मार्केट में ज़्यादा आ जाता है तो कभी कम हो जाता है, कभी शॉर्टेज हो जाती है, कभी बायस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, कभी सेलर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि भाई लोग बेचते जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ इनस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट डिसरप्ट्स द बिजनेस इन ट्रेड ओरिएंटेड सेक्टर। ये जितने भी ट्रेड ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं इनको ये डिसरप्ट कर रही होती है कि एकदम से भाई अभी चीज़ें ख़रीदे नहीं ख़रीदे, कि जैसे मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर जो है ना वो बढ़ेगा या कम होगा। अगर कम होगा तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद जो है ना वो बेच देंगे। जैसे हम कार बेचने गए तो वो हमारा रिश्तेदार था, उसने कहा कि 1 महीने के बाद यानी कि 4-5 दिन के बाद जो है ना गाड़ियों की रकम बढ़ने वाली है।
और जब हम बेच कर आए तो 10 दिन के बाद वही गाड़ी जो मैंने 8,30,000 में बेची वो 11 लाख तक पहुंच गई। तो हाँ, ये तो यही नुकसान हुआ ना जब हम मार्केट से टच में नहीं थे। तो एक्सचेंज रेट डिसरप्ट कर देता है मार्केट को, बिकॉज कंपनीज फेस सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन देयर प्लान्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, एक पूरा जो बजट वो बनाती है कंपनीज अपने इनकम और एक्सपेंसेस का, उसमें ज़ाहिर सी बात है एक तरह की डॉलर जब एप्रिशिएट हो गया तो ज़ाहिर सी बात है अब उन्होंने एक वैल्यू मुकर्रर की थी कि हमने इतने स्पेयर पार्ट्स बाय करने हैं, उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट हमने रख लिया। अब डॉलर बढ़ गया तो ज़ाहिर सी बात है उसके मुकाबले में रुपये तो ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो अब वो चीज़ बाय करने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसे डस्टर है, ये हमने डिसाइड ये किया कि भाई 10 रुपये में हमें पड़ेगा, तो हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ मंगवानी थी वो हमने फ़िक्स कर दी। फिर बाद में जब डॉलर की अप्रिसिएशन हो गई, हमने इंपोर्ट करना शुरू किया तो ये 15 रुपये में पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कंपनीज़ ने जो है ना सडनली जो है ना उन अनप्रेडिक्टेबल चेंज की वजह से अपने प्लान्स उनके डिसरप्ट हो जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर्स में चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। ये सारी चीज़ होती हैं। लो वैल्यू क्या होता है? बेसिकली करेंसी की वैल्यू कम होना, और नॉर्मली स्टेट ये खुद भी करती है कि अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देती है। जब कम करती है तो उसके पीछे उनका लॉजिक क्या होता है कि दे वांट इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स आए और हमारी करेंसी में इन्वेस्ट करें। बेटा एक तरीका ये है कि आप वो करेंसी जिसकी वैल्यू बहुत कम है, जो सस्ता पड़ रहा है आपको, वो लेके रख लें और फिर कुछ टाइम वेट करें आप, क्योंकि एप्रिसिएशन जो है वो इन अ डे इन अ मिनट नहीं होती कि एक दिन में वो उसकी एप्रिसिएशन हो जाएगी और एकदम से आप कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एप्रिसिएशन में लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है। तो आप में ये जो है ना बियर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म तक आप करेंसी को होल्ड करके रखें तो फ़ायदा होगा, क्योंकि एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म के बाद ही होती है, शॉर्ट टर्म में एप्रिसिएशन कभी भी नहीं होती, ये ज़हन में रखें। तो कंट्रीज़ जो है ना कुछ ऐसे करती हैं जानबूझकर कि अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देती हैं। तो इस केस में जो मास्टरमाइंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस लो करेंसी को बाय करके होल्ड करके रख लेते हैं। फिर जब वो वेट करते हैं चाहे 1 साल 2 साल वेट करेंगे, और उसके बाद जब वो एकदम से करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी उसके बाद वो मार्केट में सेल कर देते हैं, नहीं तो होल्ड करके रखते हैं। तो स्टेट्स ऑफन प्रीफर अ लो वैल्यू फॉर देयर ओन करेंसी रिलेटिव टू अदर। दूसरे करेंसीज़ के मुकाबले में प्रीफर करती है कि उसकी करेंसी लो रहे, बिकॉज अ लो वैल्यू प्रोमोट्स एक्सपोर्ट को प्रोमोट करती है। जब आपके पास करेंसी लो होगी तो आपसे बाय करना भी बहुत ईजी होगा। जैसे कि अगर डॉलर सस्ता हो जाए तो जो डॉलर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो भी सस्ती हो जाती है। जब वो सस्ती हो जाती है तो उनको बाय करना बहुत ईजी हो जाता है। एप्पल, मैकबुक, आईफोन वगैरह, इनको बाय करना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि अमेरिकन गुड्स जितने भी हैं उनको बाय करना इजी हो जाएगा, फॉरेन गुड्स को बाय करना इजी हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली डॉलर की जो है ना मार्केट से रिलेटिवली कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू गिर गई। तो इस वजह से जो है ना कुछ स्टेट्स ये करती हैं कि अपनी जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वैल्यू को कम रखती हैं, एंड हेल्प टर्न अ ट्रेड डेफिसिट। और ये ट्रेड डेफिसिट में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि स्टेट ये चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, क्योंकि इंपोर्ट अगर वो ज़्यादा करती है तो डॉलर बाहर जाता है। जब वो डॉलर बाहर जाता है तो ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो पॉसिबल है, क्योंकि आपकी जो गुड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो एक तरह का बैलेंस आप रखें। ये कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, उससे आपकी अर्निंग होगी, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते। इंपोर्ट ज़्यादा करने से ट्रेड डेफिसिट आ जाता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट में हेल्प करती है, आपको ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प करती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब वैल्यू गिराते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ती है आपकी, तो उसको सरप्लस में कर देती है। ट्रेड डेफिसिट जैसे इंपोर्ट कम हो जाती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस, ट्रेड सरप्लस कहते हैं। एज मर्केंटलिस्ट स्पेशली फेवर, जैसे कि हमने मर्केंटलिज्म में पढ़ा
कि वो यही चाहते हैं कि डोमेस्टिकली अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें और एक्सपोर्ट जितनी हो सके करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें और रिलाय करें डोमेस्टिकली गुड्स को। पब्लिक अपनी पब्लिक को इनकरेज करेंगे, भाई हमारे अपने गुड्स लो, बाहर से गुड्स लेना उस पर बहुत सारे जैसे हमने टैरिफ्स पढ़े, वो बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शन, जैसे प्रोटेक्शनिज्म में हमने पढ़ा मर्केंटलिज्म में कि भाई वो प्रोटेक्शनिज्म को अप्लाई करते हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म इस वजह से अप्लाई करते हैं क्या, ताकि वो डोमेस्टिकली अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ दें, तो उससे फिर उनकी एक्सपोर्ट ज़ाहिर सी बात बढ़ती है। तो मर्केंटलिस्ट यही प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी जो है ना ट्रेड सरप्लस में चली जाए। ओवर वैल्यू, लो वैल्यू का होना तो फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो वैल्यू का होना भी नुकसान है। इतना भी लो वैल्यू नहीं होना चाहिए कि कोई करेंसी आपकी करेंसी को रखे ही नहीं, कि भाई अब इसकी वर्थ ही नहीं रही मार्केट में। तो इस तरह की इतनी भी लो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या फिर इतनी ज़्यादा भी हाई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एन ओवर वैल्यूड करेंसी हुज एक्सचेंज रेट इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट उसका हो, तो ये भी बहुत नुकसान है इस पर। कि मिसाल के तौर पर आप दे रहे हैं भाई आपने $100 लेने थे और $50 ऊपर से दे रहे हैं एक्सचेंज रेट के, तो आपने बेसिकली कितने डॉलर के आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए? $150 इन्वेस्ट किया ना। $100 आपने लिया और बाय किया मार्केट से और उस पर $50 एक्सचेंज रेट पे किया, तो $150 में आपको $150 की आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, और यहाँ पर पाकिस्तान में आपको लॉस पड़ जाएगा। फिर बेटा आप किस कह रहे थे? ये जो ओवर वैल्यू होती है ये क्रोनिक ट्रेड डेफिसिट लेकर आती है, अनएक्सपेक्टेड ट्रेड डेफिसिट, कि आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं कि ये इतनी जो है ना हाई इसका एक्सचेंज रेट हो सकता है। द डेफिसिट कैन बी कवर्ड बाय प्रिंटिंग मोर मनी। अब जाहिर सी बात है जिस करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ओवर वैल्यूड हो गया, तो उसके बायर नहीं है, उस करेंसी की बायर नहीं है। अब स्टेट यहाँ पर एक रोल प्ले करेगी। जैसे मैंने एक पहली मरतबा आपको डिमांड में बताया कि डिमांड में कंट्री जब करेंसी को प्रिंट करती है तो उसकी मार्केट अवेलेबल इम्पोर्टेड गुड्स को देखती है कि कितने इम्पोर्ट गुड्स करने हैं, और गुड्स को के मुकाबले में मनी को प्रिंट करती है। और दूसरा यहाँ पर वो जब प्रिंट करती है, जब वो समझती है कि उसके मार्केट में वैल्यू जो डॉलर है या करेंसी है उसकी वो वैल्यू जो है ना एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उसको कम करने के लिए, इस ओवर वैल्यूएशन को कम करने के लिए वो प्रिंट करती है मनी को। जब वो ज़्यादा प्रिंट करेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वैल्यू गिरेगी, जैसे कि इकोनॉमिक का इसको उसूल है। तो ये वाटर शेड करने के लिए ये करती है। वुड वाटर डाउन्स द करेंसीज वैल्यू, तो ज़्यादा करेंसी प्रिंट करती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, एंड ब्रिंग्स डाउन द एक्सचेंज रेट, और ज़ाहिर सी बात है फिर एक्सचेंज रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि करेंसी मार्केट में आ जाती है तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम हो जाता है खुद ब खुद। ये सारी इसकी डिटेल में जितनी आप एग्जांपल्स देना चाहें दे सकते हैं। डीवैल्यूएशन जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था मर्केंटलिज्म में, या इसमें भी हमने डिस्कस किया है कि एक होता है कि मार्केट खुद को रेगुलेट करती है और इसको हम कहते हैं मार्केट परफेक्शन, और दूसरा है कि मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या कोई इंस्टीट्यूट बना दिया जाए वो उसको रेगुलेट करे या कंट्रोल करे, तो इसको कहते हैं मार्केट इम्परफेक्शन। एक है करेंसी की वैल्यूएशन, कि उसको वैल्यू देकर करेंसी को ऊपर कर देना, और उसकी एक डीवैल्यूएशन कि उसकी वैल्यू कम कर देना। तो ये गवर्नमेंट जो है ना नॉर्मली खुद भी करती है। अ यूनिलैटरल मूव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ करेंसी बाय चेंजिंग a fixed or official exchange rate is called a devaluation।
तो ये जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होता है या फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, उसमें एक तरह का चेंज लाकर करेंसी की वैल्यू को कम कर देना डिवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे यूनिलेटरली होगा, ये शर्त है, इसकी शर्त ये है कि यूनिलेटरल होगा। यूनिलेटरल क्या होता है कि एक स्टेट अपनी तरफ से उसने कोई काम किया है। जैसे मार्केट में तो इस तरह की कोई नहीं है कि डॉलर आपको $1 के बदले में आप 280 आप दें, ये तो मार्केट का रेट है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में जिसके पास भी डॉलर है उसको हम 280 रुपये नहीं देंगे, हम 250 रुपये देंगे। ख़रीदें नहीं ख़रीदें यही रेट है, सेल करें। अब जाहिर सी बात है हमें इंपोर्ट भी करनी होती है, कोई चीज़ें गुड्स भी, कोई रेमिटेंसेस भी भेजनी होती हैं किसी को यहाँ से बाहर, और बाहर से भी हमें रेमिटेंसेस आती हैं। तो कंट्रीज़ ये करती हैं। इट काजेज लॉसेस तो फॉरेनर्स हु होल्ड द वंस करेंसी। इसका नुकसान क्या होता है जब डिवैल्यूएशन हो जाती है कि एक इन्वेस्टर जिसने पाकिस्तान की करेंसी ली हुई है 280 रुपये के रेट के लिहाज से, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अब इसके 250 देंगे हम, 30 रुपये का लॉस हुआ उसको बाय करने पर। हालांकि अब इस लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगेंस्ट पेशेंस चाहिए कि वो बंदा जब उसने वो बाय किया है 280 पे, तो वो वेट करे कि जब तक तो उसका लॉस रिकवर हो जाए, जब तक कि वो 300 तक नहीं पहुँचे, जब तक कि वो 350 तक नहीं पहुँचे। जब वो 350 तक पहुँच जाए, एक पॉसिबिलिटी तो है ना, 350 तक पहुँच जाए, जब पहुँच जाए तो फिर बेच दे, फिर तो प्रॉफिट में जाएगा। अब अगर उसने अब ख़रीदे हैं 280 में और गवर्नमेंट ने एक रेट एक्सचेंज डिवैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को और 250 रुपये उसने फ़िक्स कर दिया, फ़िक्स एक्सचेंज रेट के लिहाज से फ़िक्स कर दिया, अब वो सेल करेगा तो वो 250 में जाएगा, उसको 30 रुपये का लॉस हो रहा है। अब या तो वो सेल कर दे, लॉस इनकर करे, या फिर वो वेट करे और प्रॉफिट गेन करे, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल गेन, कि कोई भी चीज़ आप लेकर रख लें, जब उसकी कीमत बढ़े तो बेच दें, इसको कैपिटल गेन कहते हैं। इसके 2 तरीके हैं कैपिटल गेन के। एक ये कि आप सस्ता लें, जब वो महंगा हो तो बेच दें। जैसे कि आपने 250 रुपये में लिया, $1 250 में लिया, अब वो 300 रुपये का पहुंच गया तो आप बेच दें, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कम कीमत में लेके ज़्यादा में बेचना कैपिटल गेन एक है। दूसरा कैपिटल गेन क्या है कि महंगा लेके महंगा बेचना। जैसे अभी 250 का चल रहा है, आप नहीं सर बहुत महंगा है, तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो कहेंगे नहीं भाई 500 में भी दे दो, कोई मसला नहीं है। अभी उन्होंने महंगा ख़रीदा ना, हालांकि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो चल रहा है ये जो मार्केट में बड़े बड़े जो शार्क्स होते हैं ना, शार्क्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो शेयर्स बाय और एकदम से सेल कर रही होती हैं और कई मिलियंस में उनके पास शेयर्स पड़े रहते हैं, तो वो करती यही हैं, मार्केट में सर्कुलेट करने से रोक देंगे उसको, और फिर देखिए पाकिस्तान की रुपये की करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी और वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो दूसरा ये है कि महंगा ले और महंगा बेचे। जैसे मार्केट हमारी अब कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन हम जाहिर सी बात है मार्केट तो चल रही होती है। कभी ये नहीं कि भाई आप बस आलू जो है ना 200 रुपये किलो हो गया तो हम नहीं खरीदते, भाई आलू छोड़ दो। तो आलू तो जाहिर सी बात है, लोग आप 200 में लेकर आएंगे तो हम लोगों को 250 में देंगे। जब 250 में देंगे तो आपने जाहिर सी बात है कैपिटल गेन तो लिया ना। तो फॉरेनर्स को लॉस होता है, सच लॉस रिड्यूस द ट्रस्ट पीपुल प्लेस इन द करेंसी। लेकिन डिवैल्यूएशन से ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रस्ट लूज़ हो जाता है करेंसी में, क्योंकि जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही होती है ना। अब फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर, जैसे डॉलर है, दूसरी करेंसीज़ हैं, वो मार्केट खुद को रेगुलेट कर रही है, तो सारी चीज़ें अपने लिहाज से चल रही हैं। भाई मार्केट लॉस में चली गई तो ये तो एक तो कंसिडरेबल है कि भाई मार्केट लॉस में चली गई। लेकिन ये कि भाई मैंने इतने रुपये में या इतने में डॉलर लिया था, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि भाई ये आज से जिसके पास ये रुपये हैं ये नहीं चलेंगे, आज से हमने डॉलर करेंसी बना दी, तो उसका तो लॉस हो गया ना। या उसने कि भाई ये जिसने लिया था उसके एक्सचेंज रेट 2 रुपये दिए थे, अब हम 4 रुपये लेंगे, उसका तो लॉस हो गया ना। तो एकदम से जो गवर्नमेंट ये डिवैल्यू कर देती है
एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है, उससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूट जाता है। तो इन्वेस्टर यही चाहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। इन्वेस्टर हमेशा यही चाहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, मार्केट खुद को रेगुलेट कर रही थी। मार्केट में शेयर ज़्यादा आएंगे तो उसकी वैल्यू गिरेगी, शेयर कम होंगे, बाइंग और सेलिंग के लिए कम होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा शेयर होता है तो लोग होल्ड करके रखते हैं, जब होल्ड करके रखते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। इन्वेस्टर्स बिकम वरी ऑफ फ्यूचर डिवैल्यूएशन, ये फ्यूचर की में डिवैल्यूएशन का खदशा रहता है उनको कि भाई आगे चल के ये फिर से ना डिवैल्यू हो जाए, इसलिए बस ये करेंसी रखो ही नहीं, स्टेबल करेंसी रखो। और अक्सर आप इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो वो स्टेबल करेंसीज या स्टेबल शेयर ही रखते हैं, अनस्टेबल शेयर्स नहीं रखते। जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप मीज़ान बैंक में चले जाए ना, उनकी अपना जो एक पूल बना हुआ है जो मीज़ान जो है ना इंडेक्स के नाम से, तो उन्होंने अपना एक इंडेक्स बनाया हुआ है, वो उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी अपने क्राइटेरिया है कि भाई उनमें इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपके एक तो वो इंटरेस्ट ना लेते हों किसी बैंक से, और दूसरा ये है कि शेयर स्टेबल हों। WTL के नाम से एक शेयर चलता है जो कि मेरे ख्याल से 2-3 रुपये का शेयर है। इस तरह के शेयर परचेज ही नहीं करते, हालांकि उसकी जो है ना प्रॉफिट तो खैर वो कभी न कभी दे जाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि एकदम से बंद हो जाए कंपनी, फ़ायदा ही नहीं है ना। स्टेबल कंपनी के बंद होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि नेस्ले की कंपनी है, उसका शेयर 7,000 से 6,000 6,500 तक पहुंचता है, फिर 8,000 तक पहुंच जाता है। तो ये एक स्टेबल शेयर है। एंग्रो बिल्कुल, एंग्रो कॉर्पोरेशन का भी बहुत फ़ायदा होता है। मुझे कोई 8-10 हज़ार का फ़ायदा हुआ था, मैंने एंग्रो कॉर्पोरेशन के लिए थे। इंडीड सच डिवैल्यूएशन ऑफन फॉलो वन आफ्टर अनदर इन अनस्टेबल इकोनॉमीज़। तो ये कह रहा है कि इस तरह की डिवैल्यूएशन होती है जो गवर्नमेंट खुद कर रही होती है या फिक्स एक्सचेंज रेट में जो हो रहा होता है, तो ये अक्सर हो रहा होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट जहाँ इंटरफेयर करती तो बार बार इंटरफेयर करती। जब बार बार इंटरफेयर करती है तो वो जो है ना एक के बाद दूसरी जो है ना ये अनस्टेबल इकोनॉमीज़ में ये होता रहता है। बेटा ये थ्योरी ऑफ कलेक्टिव गुड्स, ये एक्सचेंज से रिलेटेड है कि किस तरह एक्सचेंज जो है ना वो ग्लोबली जो करेंसीज बेग्ड करेंसीज हैं, सपोर्टिव करेंसीज हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट अक्सर जो एक मेजरमेंट की जाती है, मेजरमेंट तो नहीं खैर उसकी जो जिसके अगेंस्ट में जैसे कि डॉलर है एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर यूज़ की जा रही है, तो उसको सपोर्ट कभी कभी सपोर्ट चाहिए होती है ताकि वो मार्केट में उसी को ही लेकर बाकी चीज़ों को, बाकी करेंसीज की वैल्यू डिटरमाइन की जाए। तो ये ख़ास तौर पर डॉलर है, ये कलेक्टिव गुड्स की। तो उसमें एक हेजमनी का प्रिंसिपल होता है, डोमिनेंस प्रिंसिपल जिसके हम पढ़ कर आए हैं। तो एक करेंसी जैसे कि डॉलर है, उसकी एक हेजमनी कायम की जाती है इसमें जानबूझकर। बाकी करेंसीज उसको बेक करती हैं, सपोर्ट करती हैं। टू मेंटेन हेजमनी द वर्ल्ड करेंसी इज बेक्ड फॉर स्टेबिलिटी बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस ओवर द अदर ग्रेट पावर स्टेट्स और सम अदर स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स या पावरफुल स्टेट्स जो है ना वो जानबूझकर वो सपोर्ट करती हैं डॉलर को, जानबूझकर डॉलर को सपोर्ट करती हैं। तो एक तरह से लगता है कि भाई डॉलर जो है ना ये ग्लोबल करेंसी है, जैसे कि एक सुपर करेंसी है, सुपर पावर जैसे स्टेट्स होती हैं, तो इस तरह की एक करेंसी है। हालांकि इसको जो है ना बाकी स्टेट्स ने क्या किया हुआ है, बेक किया हुआ है अपनी तरफ से, इस वजह से उसको इसकी एक स्टेबिलिटी है। बाकी स्टेबिलिटी तो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि उनके यहाँ इन्वायरमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट या पब्लिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती है। और दूसरा इकोनॉमिकली हेल्थ अमेरिका की अच्छी है। और तीसरी ये यहाँ पर डोमिनेंस प्रिंसिपल कि जानबूझकर डॉलर को ही बेक किया जाता है, उसकी सपोर्ट की जाती है कि डॉलर को स्टेबल रखा जाए। और स्मॉल ग्रुप रेसिप्रोसिटी, तो इसमें कुछ छोटी छोटी रियासतें मिलकर अंडर एन
an arrangement among a small group of key states international exchange rate stability can be achieved। तो ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट में जो स्टेबिलिटी है ये पॉसिबल है इसको। when states reduce the trade barriers on other states, तो इन केस अगर किसी मुल्क के ऊपर, जैसे कि अभी हम ईरान की एग्जांपल ले रहे थे कि उस पर सैंक्शंस अक्सर लग रही होती हैं, तो सैंक्शंस लगने की वजह से उसकी वैल्यूएशन कम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है तो जाहिर बात है वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने अभी ये पढ़ा कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से करेंसी क्या होती है, उसकी वैल्यूएशन होती है, करेंसी की वैल्यूएशन होती है। तो करेंसी की वैल्यूएशन के लिए कुछ कंट्रीज़ इस तरह की ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अगर हटा दें आपस में मिलकर रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के बेस पर, तो ये पॉसिबल है और उसकी एप्रिसिएशन मुमकिन है। बस ये लेक्चर नंबर 9 है, ये कंप्लीट हो गया।